भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सीरीज में चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और आज से ऑफिशियली चैप्टर नंबर 15 ऑफ बीएनएसएस हम शुरू कर रहे हैं। और आज की सेक्शन रहेगी सेक्शन 210, जो चैप्टर नंबर 15 की पहली सेक्शन है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि सेक्शन 210 बीएनएसएस में बेयर एक्ट की लैंग्वेज क्या लिखी है और उसी के आधार पर हम वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो आप अगर बेयर एक्ट लेके बैठे, साथ में नोटबुक लेके बैठे, पेन लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। आपको आज हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आप समझेंगे कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज को कैसे पढ़ा जाता है। और अगर आप नए हैं ना चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आज से चैप्टर 15 शुरू हो रहा है। तो पहली वीडियो से आप देखना शुरू करेंगे और एंड तक सारी वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी क्वेश्चन का आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो आपको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप अपने मैटर्स में अच्छे तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स आप मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के सामने रख पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 15 का हेडिंग क्या कहता है। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताता हूं कि चैप्टर का जो हेडिंग होता है वो पूरे के पूरे चैप्टर का प्रीकैप होता है, उसका ऑब्जेक्ट बताता है, और उस हेडिंग को आप कभी भी बिना पढ़े आगे मत जाइएगा। उसका क्या मीनिंग है और उससे क्या ब्रीफ निकलता है उसे जरूर समझने के बाद ही आपको आगे बढ़ना है। तो देखिए, हेडिंग कहता है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, अर्थात कार्रवाइयां शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें। हेडिंग से आप थोड़ा मीनिंग निकालने की कोशिश करो कि ये क्या कहता है। देखिए, ये कहता है कि अभी तक प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हुई हैं। इस चैप्टर में कुछ बातें बताई जाएंगी जिनको बिना फॉलो किए, जिनको बिना पूरा किए प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हो सकती हैं, कार्रवाइयां प्रारंभ नहीं हो सकती हैं। और वो क्या क्या कंडीशंस होंगी वो चैप्टर में धीरे धीरे एक सेक्शन को देखते जाएंगे तो आगे वो आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, आज देखेंगे सबसे पहले 210 बीएनएसएस, जो 190 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। और जिस तरीके से चैप्टर का हेडिंग होता है और वो चैप्टर के बारे में आपको एक प्रीव्यू देता है, उसी तरीके से सेक्शन का भी एक हेडिंग होता है और वो हेडिंग भी पूरी की पूरी सेक्शन का एक प्रीव्यू देता है। तो सेक्शन के हेडिंग को भी आप बिना पढ़े आगे नहीं जाएंगे। तो सेक्शन का हेडिंग है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। जो मैजिस्ट्रेट होंगे उनके द्वारा किसी अपराध का संज्ञान का लिया जाना इस सेक्शन में बताया जाएगा। तो इस सेक्शन में 2 सब सेक्शंस हैं और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जो सीआरपीसी में नहीं थे। अब जब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बनी है तो इसमें कुछ प्रोविजंस डाल दिए गए हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको बताता रहूंगा कि क्या नया आया है इसमें और क्या उसका इफेक्ट आएगा अब प्रोसीडिंग्स में आगे। तो पहले देखेंगे सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब है कि इस चैप्टर, इस अध्याय के जो प्रोविजंस लिखे, प्रावधान लिखे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर। इट मींस जहां जहां सब्जेक्ट टू लिखा मिले आपको लॉ में, इसका मतलब यह है कि जिस बात के लिए सब्जेक्ट टू कहा गया है, सबसे पहले आप उन प्रोविजंस को देखिए, देन जब बातें वहां फॉल ना करें तो आप ये जनरल प्रोविजन में आ जाइए। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर का मतलब कि सेक्शन 211 से 222 तक आप सारी सेक्शंस देखना कि मैटर कहीं वहां तो नहीं फॉल करता है, और अगर वहां फॉल करता है तो प्रोसीडिंग्स वहीं होंगी, कॉग्निजेंस वहीं लिया जाएगा। और अगर उन प्रावधान में कोई घटना नहीं आती है,
कोई मैटर नहीं आता है, तो फिर कॉग्निजेंस यहां लिया जाएगा। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है ये। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर क्या होगा? एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। थोड़ा शब्दों पे ध्यान देना, और ये सेक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक इंपॉर्टेंट स्टेज है कॉग्निजेंस की। और इस सेक्शन के अंदर हर एक वर्ड, हर एक शब्द अपने आप में भंडार लिए हुए हैं। अगर आप एक भी शब्द को मिस कर जाएंगे ना, तो आप मीनिंग निकालने में कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस सेक्शन को पढ़ते हुए आपको सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन रखना है। तो यहां पर वर्ड यूज हुए एनी मैजिस्ट्रेट। ध्यान देना, मैजिस्ट्रेट। लोग कोर्ट में और मैजिस्ट्रेट में कंफ्यूज होते रहते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी में जहां आपको मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा मिले, थोड़ा सा कॉशियस हो जाइए और ये मान लीजिए कि वो ड्यूटी स्पेशली मैजिस्ट्रेट को असाइन की गई है, कोर्ट को नहीं। कोर्ट में तो कोर्ट ऑफ सेशंस भी आती है, एडिशनल सेशंस जजेस भी आते हैं, और मैजिस्ट्रेट जहां वर्ड यूज हो गया, इट मींस वो कोर्ट ऑफ सेशन के लिए नहीं है, वो दूसरे जजेस के लिए नहीं है, वो केवल और केवल मैजिस्ट्रेट के लिए है। और मैजिस्ट्रेट के बारे में और एक बात बता दूं मैं आपको, हालांकि मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं, जब जब सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा मिले कहीं भी, और मैजिस्ट्रेट से पहले कुछ नहीं लिखा है, ना एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा, ना कोई स्पेशल मैजिस्ट्रेट लिखा, तो आप ध्यान देना कि वो मैजिस्ट्रेट ऑलवेज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहलाएगा, न्यायिक दंडाधिकारी कहलाएगा। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कभी नहीं कहलाएगा। वो जहां जहां लॉ को लिखना है कि ये पावर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कार्यवाहक मैजिस्ट्रेट को दी जा रही है, तो वहां पर कार्यपालक मैजिस्ट्रेट लिखा जाएगा, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट लिखा जाएगा। अगर कहीं पर मैजिस्ट्रेट के पहले कुछ नहीं लिखा है, जैसे कि यहां पे एनी मैजिस्ट्रेट, तो इस मैजिस्ट्रेट का मतलब है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो यहां से ये मीनिंग निकलता है कि यहां जो कॉग्निजेंस लेने वाले हैं वो कौन होंगे? मैजिस्ट्रेट होंगे। लेकिन इसमें एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट शामिल नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन कॉग्निजेंस ले सकते हैं? मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जज। तो आपका जवाब होना चाहिए केवल मैजिस्ट्रेट। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला कि जहां जहां मैजिस्ट्रेट लिखा हो पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, तो वहां पर आप मीनिंग केवल न्यायिक मैजिस्ट्रेट निकालेंगे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट निकालेंगे। मैंने इसलिए बोला फ्रेंड्स कि सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, जो सेक्शन 3 ऑफ बीएनएसएस भी है, वहां पर क्लियर कट लिखा है कि एनी रेफरेंस टू मैजिस्ट्रेट अंडर दिस संहिता। जब जब आपको कहीं भी पूरी संहिता में मैजिस्ट्रेट लिखा मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि उसका मीनिंग होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। बार बार हम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिखें, वो रिपीटेशन होगा, इसलिए उन्होंने सेक्शन 3 में कह दिया कि जहां जहां हम मैजिस्ट्रेट लिखेंगे, उसका मतलब आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही निकालेंगे, कोई और मैजिस्ट्रेट नहीं निकालेंगे। तो इट मींस यहां लिखा है एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 210 इतनी सी बात करती है, और ये क्रक्स है कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। अब यहां पर एक ये मैंने कुछ पिंक कलर में भी लिखा है, ये दूसरे टाइप के मैजिस्ट्रेट हैं, ये भी मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ये भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, लेकिन इनके साथ कुछ एक कंडीशन लगा दी गई है। तो देखिए दूसरे मैजिस्ट्रेट कौन से हैं? एंड एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। वो थे मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये हैं एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। बट सेकंड क्लास के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस चाहिए, वो तभी कॉग्निजेंस ले पाएंगे, और वो क्वालिफिकेशंस हैं एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2। अंडर सबसेक्शन 2
इसी सेक्शन की सबसेक्शन 2 है नीचे, और वहां पर लिखा गया है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे एम्पावर द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास टू टेक कॉग्निजेंस। तो सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस तो ले सकते हैं, लेकिन जब ले पाएंगे जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इस सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को ऐसा करने के लिए ऑथराइज कर दिया हो, सशक्त कर दिया हो। तो सेकंड क्लास किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लें, किसी अपराध का संज्ञान लें, उससे पहले एक ऑर्डर आवश्यक है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, तभी सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अब यहां पर ये कितने सारे वर्ड यूज हुए, एक कॉग्निजेंस, ऑफेंस, तो इनका मीनिंग भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप ये कह पाएंगे कि इतना सारा जो अभी मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आ गया। कॉग्निजेंस की डेफिनेशन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहीं दी नहीं गई है, लेकिन फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और ऐसे सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट क्या करते हैं, जब भी उनके पास कुछ मटेरियल आया तो अपना माइंड अप्लाई किया, माइंड अप्लाई करने के बाद उन्होंने पाया कि इसके अंदर किसी एक ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं, तो कहेंगे कि हाँ ये ऑफेंस इसमें बनता है एंड आई टेक कॉग्निजेंस, मैंने इसका जुडिशियल नोटिस ले लिया है और आगे की प्रोसीडिंग्स फिर शुरू करते हैं। तो ये तो हुआ कॉग्निजेंस। अब बात आती है कि ये ऑफेंस क्या होगा। जब जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको वर्ड ऑफेंस लिखा मिले, तब तब आपका माइंड जाना चाहिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज क्यू। यहां पर ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई, और आप ध्यान देना कि ऑफेंस की डेफिनेशन तो बीएनएस में भी दी गई है, आईपीसी में भी दी गई थी, यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस में भी दी गई है। तो यहां जो डेफिनेशन दी गई है बीएनएसएस में, ये केवल और केवल बीएनएसएस के लिए है। जब जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको वर्ड ऑफेंस मिलेगा, तब तब ये मीनिंग निकालेंगे, आईपीसी वाला मीनिंग नहीं निकालेंगे। देखिए क्या कहा गया डिफाइन करते समय ऑफेंस को। शुरुआत होगी इन दिस संहिता अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स। अगर संदर्भ से कोई और मीनिंग नहीं निकल रहा है इस संहिता में, तो फिर ऑफेंस मीन्स, तो ऑफेंस का अर्थ होगा, अपराध का अर्थ होगा एनी एक्ट और ओमिशन, कोई कार्य और या फिर कोई कार्य का ना किया जाना, कार्य का लोप कर देना। तो ऑफेंस के लिए कोई कार्य होना चाहिए या किसी एक्ट का कोई ओमिशन होना चाहिए, दोनों में से एक आवश्यक होगा। विच इज मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, किसी ना किसी कानून के द्वारा दंडनीय बताए गए हों, तभी ऐसा एक्ट और ओमिशन ऑफेंस की कैटेगरी, अपराध की कैटेगरी में आएगा। इसमें एक और बात ऐड की उन्होंने, इंक्लूड्स, इसमें शामिल होगा एनी एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच a complaint may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। कोई ऐसा एक्ट हो, ध्यान देना यहां केवल एक्ट लिखा है, यहां ओमिशन नहीं लिखा, लेकिन ये एक्ट ऐसा है कि जिसके रिगार्डिंग सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास एक्ट में कंप्लेंट की जा सकती है, ऐसा एक्ट भी ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के भी। तो जैसा कि 210 में ऑफेंस वर्ड लिखा, तो इसका मतलब इस ऑफेंस में ऐसे सारे एक्ट और वो सारे ओमिशंस हैं जिनको किसी ना किसी एक्ट, किसी ना किसी लॉ ने पनिशेबल बनाया है, दंडनीय बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो देखिए आगे क्या कहा गया। इन्होंने कहा, आप पिछली वाली स्लाइड को जरा रिमाइंड करिए कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि इस सेक्शन में एक एक वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हर वर्ड का एक मीनिंग है, अगर वो आपने मिस कर दिया तो मीनिंग गलत हो जाएगा, इसलिए कोई वर्ड मिस नहीं करना है। तो वो जो कॉग्निजेंस ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, किस पर ले सकते हैं,
यहां पर 4 सोर्स बताए गए हैं टोटल, लेकिन क्लॉज 3 यूज की गई हैं 4 सोर्स बताने के लिए, क्लॉज ए, क्लॉज बी एंड क्लॉज सी। और ध्यान देना, क्लॉज ए में जो लिखा है आप आंसर में वही लिखेंगे, क्लॉज बी में जो लिखा है वही लिखेंगे, क्लॉज सी में जो लिखा है वही लिखेंगे। आप क्लॉज बी की बात को सी में नहीं लिखेंगे, क्लॉज बी की बात को ए में नहीं लिखेंगे। मैंने एक बड़े रिनाउंड चैनल को यह बोलते देखा कि क्लॉज बी में लिखा है कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स और क्लॉज ए में उन्होंने बताया वहां लिखा है पुलिस रिपोर्ट। एक रिनाउंड चैनल को मैंने ऐसे बोलते हुए देखा है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की लाइफ का सवाल है, वो गलत बोल रहे थे। बट चलो ठीक है, अब वो देखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वो सुन रहे हैं कहीं से, क्या उसको वो बेयर एक्ट के साथ में क्रॉस चेक भी करते हैं। अगर किया होगा उन स्टूडेंट्स ने जाके, तो कमेंट करके भी बोला होगा उन लोगों को कि साहब आप गलत बोल रहे हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। तो ए में क्या लिखा है? क्लॉज ए बात करती है कि मैजिस्ट्रेट may take cognizance upon receiving a complaint of fact। तो इसमें क्या क्या वर्ड्स यूज हुए हैं देखिए। एक तो मैजिस्ट्रेट साहब को कुछ मिलना चाहिए, रिसीव होना चाहिए। क्या रिसीव होना चाहिए? एक कंप्लेंट रिसीव होनी चाहिए। और इस कंप्लेंट में क्या होना चाहिए? कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, नॉट कंप्लेंट ऑफ एविडेंसेस, नॉट कंप्लेंट ऑफ अदरवाइज। एक परिवाद मिलना चाहिए उनको तथ्यों का। इसका मतलब यह है कि जो मैजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट किसी ने दी, परिवाद किसी ने दिया, उसके अंदर फैक्ट्स लिखे होने चाहिए, उसके साथ कोई एविडेंस लगाने की आवश्यकता नहीं है। बट फैक्ट्स को आगे एक्सप्लेन किया है कि कैसे फैक्ट्स होने चाहिए। तो उन्होंने कहा है फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। तो सच ऑफेंस का मतलब है ऐसा अपराध जो पीछे बताया था कि ऐसे अपराध का मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। ऐसा अपराध ये फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हो, ये तथ्य ऐसा अपराध बनाते हो जिसका कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट साहब लें। और वो फैक्ट्स कहां लिखे हो? कंप्लेंट में। तो अब बात आती है कि कंप्लेंट किसको कहेंगे। तो कंप्लेंट के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेकिन वो काफी पहले बनाई थी और वो तब बनाई थी जब ये नया लॉ नहीं था। तो वो सेक्शन 2 उसकी सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज डी में कंप्लेंट की डेफिनेशन होती थी, उस समय मैंने बनाई है। अगर आप ये लिख देंगे यूट्यूब बार में और उसके सामने लिख देंगे आगे लीगल नेम और सर्च मारेंगे तो एक एग्जैक्ट वो वीडियो खुल जाएगी। हालांकि उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसे जरूर देखिए ये वीडियो पूरी होने के बाद, क्योंकि अगर उतनी ही बातें मैं यहां फिर से रिपीट करूंगा कि कंप्लेंट क्या होती है तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट वो वीडियो आप देखिए जरूर। जब आप उस वीडियो को देख लेंगे ना फ्रेंड, तो आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया। और बताइए कि कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को कमेंट करना, वीडियो देखना आपको वो है। तो कंप्लेंट होनी चाहिए। ब्रीफ में बता देता हूं कि कंप्लेंट क्या होता है। कंप्लेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो मैजिस्ट्रेट साहब को एड्रेस किया जाता है और उसमें एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, चाहे वो नोन है व्यक्ति, चाहे वो अननोन है, जानकार है या वो जानकार नहीं है, उसके खिलाफ कुछ आरोप लगाए जाते हैं। और ये आरोप लगाए जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है। और फिर ये जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं ये इस इंटेंशन से लगाए जा रहे हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ मैजिस्ट्रेट साहब कोई एक्शन लें, लीगल एक्शन लें। अगर ये सारी बातें किसी भी डॉक्यूमेंट में होंगी तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट कहलाएगी। लेकिन ध्यान रखना, कंप्लेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट साहब को दी जाती है। पुलिस थाने में जो हम कंप्लेंट करते रहते हैं, कंप्लेंट दे दी, वो कंप्लेंट नहीं होती, वो केवल इंफॉर्मेशन होती है, एक सूचना होती है। आज के बाद आप उसको कभी भी कंप्लेंट नहीं बोलना। और वो जो सूचना थाने में दी जाती है, जिस व्यक्ति ने दी है उसको इंफॉर्मेंट कहा जाता है, सूचनाकर्ता कहा जाता है। और ये जो कंप्लेंट दे रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब को, इसे कंप्लेनेंट कहा जाता है, इसे परिवादी कहा जाता है। बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, इतने क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको आना चाहिए। तो देख लीजिए जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो पहली लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने व्हाइट कलर में ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये पहले सीआरपीसी में नहीं थे, अभी इनको बीएनएसएस में ऐड किया गया है। और क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स, और ये कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या शामिल है, एनी कंप्लेंट फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी स्पेशल लॉ, किसी विशेष विधि ने किसी व्यक्ति को अधिकार दिया था, प्राधिकार दिया था कि वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, परिवाद फाइल कर सकता है, तो अगर उसने ऐसी कोई कंप्लेंट फाइल की है तो इसी कंप्लेंट में माना जाएगा उस कंप्लेंट को कि ये वही कंप्लेंट है जो यहां लिखी थी। हालांकि मुझे ज्यादा लगता नहीं है कि इसकी कोई आवश्यकता थी, बट लेजिस्लेचर ने कुछ ना कुछ सोच के लिखा होगा फ्यूचर के बारे में, बट अभी तक मुझे कुछ अलग से समझ में नहीं आया कि इसके लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी। बेशक आपने लिख दिया इंक्लूडिंग अ कंप्लेंट अदर, अगेन आप कंप्लेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, और ये कंप्लेंट वही है जो सेक्शन 2D। अब देखिए मैंने यहां तो बता दिया कि ये सीआरपीसी में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और उसकी क्लॉज डी होती थी, तो अब बीएनएसएस में क्या है, बीएनएसएस में है सेक्शन 2 उसकी सब सेक्शन 1 और क्लॉज एच फॉर होटल। केवल और केवल नंबर चेंज हुआ है क्लॉज का, कंटेंट में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसलिए मेरी वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ वही समझ आएगा जो बीएनएसएस में लिखा। तो पहला सोर्स क्या था कि जिस पर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते थे, इसको आप सोर्स कहें, इसको आप ग्राउंड्स कहें, इसको आप वो इंफॉर्मेशन या वो डॉक्यूमेंट कहें जिस पर मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन जैसे भी आए आपको पता होना चाहिए कि पहला सोर्स है जो क्लॉज ए में दिया गया है, कैसे लिखा जाएगा, सेक्शन 210 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए कहती है कि मैजिस्ट्रेट में टेक कॉग्निजेंस अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट। आप रिसीविंग को भी आप छोड़ेंगे नहीं, लिखना पड़ेगा। इट मींस ये कंप्लेंट उन तक पहुंचनी चाहिए तभी कॉग्निजेंस लेंगे। अगर ये कंप्लेंट उनको नहीं मिली, बेशक कंप्लेंट थी, एड्रेस कर दी है, उनको काउंटर पर पड़ी है, बेशक उनकी नॉलेज में आ गया, तो वो यहां नहीं ले सकते। तो इसलिए हर एक वर्ड का मीनिंग है, रिसीविंग भी आप छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए दूसरा सोर्स, वो क्लॉज बी में लिखा है। क्लॉज बी में लिखा है कि मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में टेक कॉग्निजेंस, संज्ञान ले सकते हैं अपॉन, किस पर, अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट। एक पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब, लेकिन पुलिस रिपोर्ट कैसी हो तब कॉग्निजेंस ले पाएंगे। पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच ऑफेंस, सच फिर से आ गया, इट मींस जो पहले मैंने बताया था वो ऑफेंस, जब मीनिंग बताया था ऑफेंस का, यानी ऐसे ऑफेंस की पुलिस रिपोर्ट होगी तभी मैजिस्ट्रेट साहब पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं। अगेन क्वेश्चन उठेगा कि जैसे वहां पर कंप्लेंट की बात हुई थी, वैसे ही यहां पर पुलिस रिपोर्ट क्या होती है इसकी भी बात होगी। और इसके लिए मैंने जब सेक्शन 193 बीएनएसएस पढ़ाई तो बहुत डिटेल में अपने आप में एक लेक्चर है, वो आप इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ये वीडियो पूरी देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर देखेंगे, तभी आपको ये बातें समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट मैजिस्ट्रेट साहब के समक्ष आया और मैजिस्ट्रेट साहब ने समझ लिया कि ये पुलिस रिपोर्ट है क्योंकि पुलिस ने भेजी थी, तो पुलिस रिपोर्ट समझकर मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस ले लिया उस पुलिस रिपोर्ट पर। तब आपको देखना है कि क्या वो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट पर मैजिस्ट्रेट साहब ने कॉग्निजेंस लिया, इज दिस अ पुलिस रिपोर्ट, क्या वो पुलिस रिपोर्ट है? अगर है तो मैजिस्ट्रेट साहब ने सही कॉग्निजेंस लिया है, और अगर वो पुलिस रिपोर्ट की कैटेगरी में नहीं आती है तो इट मींस मैजिस्ट्रेट साहब ने गलत कॉग्निजेंस लिया है, और आगे की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो भी गलत ही होंगी, सब्जेक्ट टू इर्रेगुलरिटी वाली सेक्शंस जो 506 बीएनएसएस में बताई गई। तो इसलिए हर वर्ड का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप देखो भी ना साथ में कि एक ही वीडियो में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं। कंप्लेंट भी पढ़ेंगे, पुलिस रिपोर्ट भी, ऑफेंस भी, कॉग्निजेंस भी, कॉग्निजेंस के सोर्स भी, तो वीडियो लंबी नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं। तो बात हुई कि पुलिस दूसरा सोर्स होगा जो क्लॉज बी में लिखा, पुलिस रिपोर्ट। खाली पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखेंगे अपने आंसर में, पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच ऑफेंस।
सच ऑफेंस का मतलब है कि अगर पुलिस रिपोर्ट ऐसी है कि उसमें किसी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट पूरे नहीं होते हैं, उन इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करने के लिए साथ में कोई एविडेंस नहीं है। देखिए, जब कंप्लेंट की बात करी थी मैंने, तो कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स थी ओनली, कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस। बट यहां पर पुलिस रिपोर्ट की जब बात होगी, तो जब आप ये सेक्शंस पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इस पुलिस रिपोर्ट के साथ एविडेंसेस भी एनेक्स होनी चाहिए, लगी होनी चाहिए। उनको पढ़ेंगे मैजिस्ट्रेट साहब, और उनको पढ़ने के बाद पाते हैं कि किसी ऑफेंस के सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं इस पुलिस रिपोर्ट में, देन कहेंगे कि दिस पुलिस रिपोर्ट इज ऑफ सच ऑफेंस, देन मैजिस्ट्रेट साहब ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस संज्ञान ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। अब यहां पे जो ये वर्ड्स मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं, ये नए लिखे गए हैं, पहले ये सीआरपीसी में नहीं थे, ये अब लिखे गए। तो पुलिस रिपोर्ट को उन्होंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि पुलिस रिपोर्ट कैसी, सबमिटेड इन एनी मोड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड। ऐसी पुलिस रिपोर्ट जो प्रेषित की गई है किसी भी तरीके से, और इस किसी भी तरीके में इलेक्ट्रॉनिक मोड भी, इलेक्ट्रॉनिक तरीका भी शामिल है। ये हुआ सोर्स नंबर 2, क्लॉज बी। अब बात करते हैं सोर्स नंबर 3। देखिए, सोर्स नंबर 3 में 2 पार्ट है, हालांकि ऐसा पार्ट 1 पार्ट 2 करके नहीं लिखा गया है, बट समझने के लिए आप इसको 2 पार्ट में ही पढ़ेंगे। तो इसलिए क्लॉज ए में एक ग्राउंड एक सोर्स, क्लॉज बी में एक ग्राउंड एक सोर्स जिस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, क्लॉज सी में 2 सोर्स, इसलिए टोटल सोर्स कितने हो गए, 4। जब भी आपको कहीं आंसर लिखना होगा तो 4 सोर्स के बारे में आप लिखेंगे। तो तीसरा सोर्स क्या कहता है, क्लॉज सी का फर्स्ट पार्ट, वो कहता है मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास may take cognizance upon information received from any person other than a police officer। एक एक वर्ड पे ध्यान देना है, मैंने पहले ही बोला था कि हर वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लॉज ए में वर्ड यूज हुआ था अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट, क्लॉज बी में यूज हुआ पुलिस रिपोर्ट, और क्लॉज सी में वर्ड यूज हुआ है इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन कंप्लेंट नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पुलिस रिपोर्ट नहीं है, ये कुछ तीसरी चीज है। और ये इंफॉर्मेशन आई कहां से, कंप्लेंट आई थी कंप्लेनेंट से, पुलिस रिपोर्ट आई थी पुलिस ऑफिसर से। अब ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, फ्रॉम अ पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर। जिस पर्सन से ये इंफॉर्मेशन आई वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए, और कंप्लेंट भी नहीं होनी चाहिए ये इंफॉर्मेशन। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर भी, ऐसी सूचना पर भी मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं। बट वहां आपने कंप्लेंट के साथ देखा था कि कंप्लेंट कैसी, जिसमें फैक्ट लिखे हुए थे, और फैक्ट कैसे, जो कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करते थे, ऑफेंस बनाते थे। पुलिस रिपोर्ट में भी आपने देखा कि पुलिस रिपोर्ट कैसी, जिसमें किसी ऑफेंस के बारे में लिखा गया था, ऑफेंस की एविडेंसेस थी। इसीलिए क्या इंफॉर्मेशन को खाली छोड़ देंगे, उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो लिखा कि इंफॉर्मेशन कैसी, दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। ऐसी इंफॉर्मेशन जो ये बताती है कि ऐसा ऑफेंस जिसका कॉग्निजेंस लेने जा रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, वो ऑफेंस घटित हो गया है। लेकिन कॉग्निजेंस किसका लेंगे, कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस। ध्यान देना इस बात का भी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस किसका ले रहे हैं, ऑफ एन ऑफेंस, नॉट ऑफेंडर। ऑफेंस किया किसने, इस बात का कॉग्निजेंस नहीं ले रहे हैं। कॉग्निजेंस केवल इस बात का कि जो सूचना आई है इसमें किसी ना किसी ऑफेंस के इंग्रेडिएंट कंप्लीट होते हैं या नहीं। ये हुई बात। थर्ड सोर्स हुआ क्लॉज सी में लिखा है। अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स की, जो भी क्लॉज सी में ही लिखा है, और कहा कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अपॉन हिज ओन नॉलेज। अपनी स्वयं की नॉलेज, अपने स्वयं के ज्ञान पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं, बट उनकी नॉलेज कैसी हो। क्या यहां पर कोई ऑफेंस की बात नहीं होगी, होगी। वहीं लिखा है क्लॉज सी में, अपॉन हिज ओन नॉलेज
और नॉलेज दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। नॉलेज भी उनकी अपनी नॉलेज ऐसी है कि हाँ कोई ऑफेंस कमिट हो गया है। तो अपनी नॉलेज का मतलब कि ऑफेंस इनके सामने हुआ है, तभी ये फोर्थ क्लॉज पिक्चर में आए। तो यहां पर भी एक वर्ड यूज हुआ है नॉलेज। तो कितने वर्ड्स काम के थे? नंबर 1 वर्ड था कंप्लेंट, नंबर 2 था पुलिस रिपोर्ट, और नंबर 3 था इंफॉर्मेशन, और नंबर 4 है नॉलेज। ये चारों अलग अलग वर्ड हैं। इन पर कॉग्निजेंस लेंगे मजिस्ट्रेट साहब। तो नॉलेज का एग्जांपल तो मैंने बता दिया, उनकी अपनी नॉलेज कैसे होगी, जब उनके सामने ही ऑफेंस कमिट हुआ तो वो उनकी अपनी नॉलेज हो गई, तो कॉग्निजेंस ले सकते हैं। और कंप्लेंट का बता दिया कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आएगा, कंप्लेंट फाइल करेगा। पुलिस रिपोर्ट पुलिस फाइल करेगी 193 सबसेक्शन 3 में। अब ये बात रह जाती है कि इसका एग्जांपल दो जी आप, कि ये इंफॉर्मेशन कौन सी है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तो पुलिस ऑफिसर ने नहीं दी है, बट इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ये कहती है कि ऑफेंस कमिट हुआ है। देखिए बहुत सारी घटनाएं आपको YouTube पर देखने को मिल जाएंगी, फेसबुक पर और आपको इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये आपको मिल सकती हैं देखने के लिए, तो मैजिस्ट्रेट को भी देखने के लिए मिल सकती हैं। तो क्या ये जो इंफॉर्मेशन इनको आ रही है YouTube से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, क्या ये कंप्लेंट है? नहीं है। क्या ये पुलिस रिपोर्ट है? नहीं है। क्या ये ऑफेंस इनके सामने हुआ है, नॉलेज है? नहीं है, बट इंफॉर्मेशन है। तो कहां हुई है? पुलिस पर्सन ने नहीं दी है इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन ऐसी है कि वो ये कहती है कि हाँ कोई ऑफेंस हुआ है। तो मैजिस्ट्रेट साहब अगर चाहें तो ऐसी इंफॉर्मेशन पर भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। न्यूज़पेपर में कोई घटना लिखी आ गई, उनको लगा कि हाँ ये तो मेरे लोकल जुरिस्डिक्शन में हुई है, तो वो इंफॉर्मेशन कहां से मिली है? अदर देन पुलिस ऑफिसर मिली है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन पे अगर कॉग्निजेंस लेंगे तो सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज सी में लेंगे, और सी के पहले पार्ट में लेंगे। तो इस तरीके के एग्जांपल आपको ये समझ आ गए होंगे, और 4 सोर्सेज, चारों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो मैं अब सबसेक्शन 2 को पहले ही बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर भी आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिखाऊंगा, जैसे कि मेरी आदत है कि मैं आपको बिना बेयर एक्ट की लैंग्वेज दिखाए मुझे खुद को संतुष्टि नहीं होती है। तो उम्मीद करता हूं आपको भी नहीं होती होगी। जैसा कि सबसेक्शन 1 में लिखा था कि मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कॉग्निजेंस ले तो सकते हैं, लेकिन वो कॉग्निजेंस लेने के लिए चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एम्पावर्ड होने चाहिए अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 210। देखिए क्या कहती है सबसेक्शन 2, यदि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट में एम्पावर any magistrate of second class to take cognizance under subsection 1 of such offense as are within his competence to inquire into or try। इसको दो पार्ट में आप समझ लीजिए कि पहले पार्ट में तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब ने सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट को एम्पावर कर दिया कि वो जो सबसेक्शन 1 में कॉग्निजेंस लेने की बात हो रही थी आप ले लेना, लेकिन इसमें एक लिमिट लगाई गई है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट साहब भी देखेंगे कि केवल और केवल ऐसे ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए ऑथराइज करेंगे जो उनकी कंपिटेंसी के अंदर आता हो। कंपिटेंसी के अंदर का मतलब कि ऐसा ऑफेंस है, इतनी सजा है उसमें कि जिसका वो ट्रायल कर सकते हैं या जिसकी वो जांच कर सकते हैं, विचारण कर सकते हैं। ऐसा ऑफेंस होना चाहिए, तभी वो उसको ऑथराइज करेंगे, ये कहती है सबसेक्शन 2। तो ये है दोस्तों सेक्शन 210 बीएनएसएस, जो 190 सीआरपीसी की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है, उसके बेयर एक्ट की लैंग्वेज और उसका एक्सप्लेनेशन हमने देख लिया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे जिनके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तो एक तो पहले यही बताया मैंने आपको कि कॉग्निजेंस का क्या मीनिंग होगा, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स क्या हैं, और साथ में मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा कि कब कहा जाएगा कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉग्निजेंस ले लिया गया है या
कब कहा जाएगा कि कॉग्निजेंस नहीं लिया गया है। क्यों ऐसा जानना जरूरी है? क्योंकि कॉग्निजेंस के बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है। तो कुछ एक्ट मैजिस्ट्रेट साहब केवल और केवल जब कर सकते हैं जब उन्होंने कॉग्निजेंस ले लिया हो, उससे पहले नहीं कर सकते। तो वो एक्ट ठीक टाइम पे कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट साहब, ठीक जगह पर कर रहे हैं। ये आपको अगर जानना है तो ये जानना पड़ेगा कि कब कहा जाएगा कि कॉग्निजेंस हो गया है, क्योंकि अभी तक मैंने केवल इतना बताया कि कौन से मैजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस ले सकते हैं, कब कब कॉग्निजेंस ले सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, किस इंफॉर्मेशन पर कॉग्निजेंस ले सकते हैं, उसके साथ में ऑफेंस क्या है जिसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं। इस तरीके की बातें आप लोगों ने आज देख ली। नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट होगी, उससे पहले आप वो कंप्लेंट जरूर देख के आएंगे, पुलिस रिपोर्ट की वीडियो जरूर देखेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे उस वीडियो पे कि हमने ये वाली वीडियो पिछली वीडियो से देखी, और इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि 210 की ओपनिंग वीडियो है, इसने आपको बहुत कुछ समझा दिया होगा। अगर हाँ समझाया है तो यस का आप कमेंट करके थम्स अप दीजिए, जरा लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।